morning dear student, welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। अब आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए, चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए और पेज नंबर 52। तो देखिए 7 चैप्टर है आपका और उसका शीर्षक क्या है, प्रकृति और मनुष्य। और ये एक निबंध है और इसमें जो साहित्यकार हैं अजीत कुमार द्वारा ये लिखा गया है और उन्होंने आज देश के ही नहीं वरन संसार के सम्मुख प्राकृतिक पर्यावरण के बदलाव का कारण अनेक प्रकार की समस्याएं जो प्रश्न चिन्ह जैसे हमारे सामने खड़ी हैं उनको बताया है कि अपने स्वार्थ के कारण लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वहीं अनेक प्रकार के संकट भी हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। इसी विचार को लेखक ने इस निबंध में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ। यानी प्रकृति और जो मनुष्य है उनका जो संबंध है वो अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो क्या है, बहुत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले से ही थी, है ना। प्रकृति जो थी पहले से ही थी और मनुष्य कैसा बाद में आया है। लेकिन अपने विकास क्रम में मनुष्य ने शीघ्र ही प्रकृति पर अपनी इच्छा आरोपित करना चाहिए। क्या करा, मनुष्य देखता रहा कि हमको अपना विकास करना है तो वो अपनी इच्छाओं को प्रकृति के ऊपर थोपता चला गया। ठीक है, और तब से संघर्ष तथा स्वीकृति का एक लोमहर्षक नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच चला आ रहा है। यानी कि मनुष्य ने क्या किया कि उस पर थोपता चला गया। अब जरूरी नहीं है कि प्रकृति उस पर राजी हो, परंतु फिर भी उसकी स्वीकृति लिए बिना ही मनुष्य क्या कर रहा है कि उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नाटक मनुष्य और प्रकृति के बीच बहुत दिन से चला आ रहा है। अब आगे देखते हैं। आज भी मनुष्य प्रकृति का ही पुत्र है ना। मनुष्य चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए पर है तो वो प्रकृति का पुत्र, धरती माता का। जन्म, जीवन, यौवन, जरा, मरण आदि अपनी स्थितियों में वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सका, है ना। क्यों? जन्म भी उसने प्रकृति में ही लिया है और उसका बढ़ा भी वो प्रकृति में है, यौवन अवस्था भी उसने इसी में प्राप्त की है और बुढ़ापा भी उसको इसी में आया है और मृत्यु भी उसकी जमीन में ही है। ठीक है, वो इसके बाद क्या है, धरती में मिट्टी में मिल गया है ना। तो जन्म से मृत्यु तक लेकर वो क्या कर रहा है, वो प्रकृति का ही पुत्र है। वह आज भी प्राकृतिक नियमों से मुक्त नहीं हो सका, चाहे जितने भी तरक्की कर ले इंसान, पर प्रकृति से कभी विमुक्त नहीं हो सकता। इसके बावजूद निरंतर उसकी चेष्टा यही रही है कि वह ज्ञान विज्ञान की अपनी सामूहिक उद्यमशीलता के बल पर प्रकृति को पूर्णतः अपने वश में कर ले। वो क्या सोचता है कि जैसे हम विज्ञान में प्रकृति कर ली वैसे ही प्रकृति को क्या कर ले, अपने वश में कर ले। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य पिछले 200-300 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब वह पीछे हटना असंभव सा लगता है। यानी वो असंतुलन ऐसे बिगड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो इतना बढ़ गया है कि अब वो पीछे नहीं हट पा रहा है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते रहे, यानी और क्षेत्रों में हम जैसे प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं उनमें कोई भी कमी व्यावहारिक नहीं प्रतीत होती। यानी
जो व्यवहार में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ गई हैं। यानी कि मनुष्य का प्रकृति के बिना काम नहीं चलता, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, और अर्थव्यवस्था का भी प्रकृति से ही गहरा संबंध। जब वो उसकी आवश्यकता की चीज़ें मिलेगी तभी तो उसको पैसा मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था और दैनिक आवश्यकता एक दूसरे से यानी उसी के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। क्या हमें ज्ञात नहीं है कि जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः हमारा दैनिक विषय, जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा लिए जा रहा है। क्या कर रहा है? हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बढ़ रहे हैं आगे, वो हमारा खाने की चीज़ें भोजन है, किंतु नहीं, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? रोज विष, जहर ग्रहण कर रहे हैं, और समूह में हत्याएं हो रही हैं ये जहर को ग्रहण करके। उदाहरण के लिए आप जंगलों को ही ले लीजिए। यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से क्षीण होती जा रही है। यानी विभिन्न देशों की जो वन संपदा है बहुत क्या हो रही है? तीव्र गति से कम होती जा रही है। भारत के ही विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि के जंगल में बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। यानी इन देशों के जंगल बहुत बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह जानते हुए भी कि जंगलों के काटने का मतलब होगा भूमि को असुरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना, मौसम बदलने में सहायक। सबको ये चीज़ मालूम है कि जंगलों को काटने का मतलब भूमि क्या हो गई? असुरक्षित। उससे क्या होगा? पेड़ नहीं रहेंगे तो बाढ़ आएगी, फिर पेड़ अपने पानी सूखते हैं और इससे मौसम बदलेगा, कहीं पानी गिरेगा कहीं नहीं। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा, क्लास वर्क, और क्या करिएगा? इस लेसन को रीड करिएगा जहाँ तक पढ़ाया है। ओके।